सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। ये आपका राजन सीरीज है। पवन सीरीज के क्वेश्चंस को पहले ही मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप सारे के सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और चलिए अब पार्ट 2 को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू। तो देखिए, इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे कि सी इज इन द हाउस, कहीं ना कहीं वो बैठी होगी या कुछ कर रही होगी तो स्थिर है घर में, ठीक है। और इनटू का प्रयोग हम गति के लिए करते हैं, जैसे कि सी जम्प्ड इनटू अ वेल, वह एक कुएं में कूद गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गति दिखा रहा है, कोई कमरे में घुस रहा है तो इंटर्ड इनटू द रूम हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज इन द हाउस, अभी आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा है, सी इज इन द हाउस। फिर है बी, दे लिव डैश मुंबई, तो इन होगा यहाँ पर, क्योंकि जो मुंबई है वो क्या है, एक महानगर है, ठीक है, एक बड़ी सिटी है हमारे देश की। ही जम्प्ड, और यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा था सी जम्प्ड इनटू अ वेल, वो एक कुएं में कूद गई, तो यहाँ पर वह एक नदी में कूद गया, तो यहाँ क्या होगा, इनटू होगा, तो इनटू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी गति दिखाई जा रही है। फिर है ही सैड डैश मी, तो बाय भरेंगे या विथ भरेंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ही सैड बाय मी, तो यहाँ पर बाई हम फिल करेंगे, चूंकि विथ का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे हम, और यहाँ पर सैड, बल्कि जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर, अगर हम सही की बात करें तो यहाँ पर होगा बिसाइड्स, ही सैट बिसाइड्स मी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर बिसाइड दिया नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बाई ही लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए लेटर राइटिंग के बारे में बताया गया है। बार बार बहुविकल्पी और अतलग उत्तरी प्रश्नों में पूछा गया है कि जो लेटर राइटिंग होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, अक्सर यही पूछ लेता है। तो आप सभी को पता है कि लेटर राइटिंग क्या है, एक आर्ट है और ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। अगर आपको एक गुड लेटर राइटिंग सीखनी है तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहला है, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, यानी कि जो भाषा है वो आसान होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। लेटर शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, जो भी वर्ड्स आप यूज करो वे शब्द बहुत ही दमदार होने चाहिए, यानी कि उनमें मीनिंग भरा हो। फिर है वन पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग, यानी कि एक पैराग्राफ में आप अपनी एक पूरी बात को खत्म कर लें, इस तरीके का लेटर होना चाहिए। लेटर में सबसे पहले एड्रेस होता है, जैसे अभी आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, प्रिय मित्र, इस तरीके से। फिर सैल्यूटेशन, फिर अंदर आप क्या लिख रहे हो, बिगिनिंग कैसे कर रहे हो, शुरुआत कैसे कर रहे हो लेटर का, बॉडी अंदर की उसमें क्या क्या चीजें हमें अच्छे से फिल करनी है, इंड कैसे करना है, और सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक अच्छे लेटर में। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, यानी कि अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में आप इनवाइट करने जा रहे हो, तो आप एक लेटर लिखो और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में आप लिख करके दिखाओ कि आप अपने दोस्त को कैसे लेटर लिखोगे और क्या क्या चीजें लिखोगे अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए। सबसे पहले अगर हम किसी को पत्र भेजेंगे तो ऊपर उसका पता तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाउस नंबर 25 नियर पीजी कॉलेज आगरा यूपी, तो यहाँ पर आप कोई भी पता डाल सकते हो, जरूरी नहीं अपने घर का ही आप डालो। फिर माई डियर फ्रेंड मनीष, यानी कि अपने दोस्त को अब क्या करोगे, आप एड्रेस करोगे और फिर आई एम ग्लैड, यहां से बिगिनिंग करोगे, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर अनीता हैज बीन सेटल्ड, यानी कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी जो है वो फिक्स हो गई है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 7th of July 2019, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी डेट डाल सकते हो, आज की, इस साल की डेट डाल सकते हो या अगले साल की डेट डाल सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी, प्लीज ट्राई टू कम एंड एट लीस्ट a week before the marriage so that I may get your help and enjoy your company, यानी कि एटलीस्ट एक हफ्ता पहले आने की कोशिश करना मैरिज से, ताकि हम लोग हेल्प भी कर पाए एक दूसरे की और एंजॉय भी कर पाए, ठीक है।
इसके बाद देखिए, विथ बेस्ट रिगार्ड योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगेस्ट ब्रदर। ठीक है, यानी कि अपने, अब यहाँ पर अपने फ्रेंड के आप जो माता पिता है उनको नमस्कार करने को बोलोगे इनसे, और जो छोटा भाई है उसको प्रेम भेजोगे आप, क्योंकि वो छोटा है तो उसको ढेर सारा प्यार। इस तरीके से यहाँ पर एक लेटर हो गया। फिर योर सिंसियरली, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम, और इस तरीके से ये पूरा लेटर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही लेटर लिखना होगा एग्जाम में, जब एग्जाम में आएगा। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द पीएमटी एग्जामिनेशन। तो देखिए, आपका फ्रेंड है, उसने सीपीएमटी एग्जामिनेशन यानी कि पीएमटी एग्जामिनेशन, आपको पता है पहले नीट की जगह पर यही होता था, तो इस एग्जाम में सक्सेस हो गया है आपका फ्रेंड, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर भेजोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पता लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको एड्रेस करोगे, माय डियर राजन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन पीएमटी एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। My joy knew no bounds when I saw your roll number in the list of first division in the list which is found in the newspaper। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने तुम्हारा रिजल्ट न्यूज़पेपर में देखा। Please convey my regards to your parents and love to Anita and Nirmal। Congratulations once again। With best wishes, yours sincerely XYZ। इस तरीके से यहाँ पर ये लेटर यहाँ पर लिखा जाएगा। आपका दोस्त है, वो किसी एग्जाम में सफल हुआ है, तो आप उसके लिए क्या क्या अच्छा सोचते हो, कैसा लगा आपको जान करके जब उसका रिजल्ट आपने सुना। तो इस तरीके से यही चीजें आपको इसमें लिखनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे। अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे कि वो आपका बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने आए, यानी कि आप उसको पार्टी में इनवाइट करने जा रहे हो अपने बर्थडे की। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए, वही पता यहाँ पर हमें लिखना है। फिर डियर शुभम, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन अप्रैल 12। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट यहाँ पर फिल कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई बर्थडे पार्टी एट 7 PM एट माई रेजिडेंस, यानी कि मेरे आवास पर। प्लीज कम विद योर पेरेंट्स ऑन द अकेजन। प्लीज अपने माता पिता के साथ आना इस अकेजन पर। होपिंग टू मीट यू सून। जल्द मिलने की आशा करता हूँ। योर सिंसियरली XYZ। यहाँ पर थोड़ा सा और भी बड़ा आप कर सकते हो कि पार्टी में और भी बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने इनवाइट किया है और आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये तो ऐड किया ही गया है कि अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आना। ठीक है, अब हमने लेटर की बात कर ली, इसके बाद अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो जो एप्लीकेशन होता है, लेटर में तो आप अपने मन की भावनाओं को, विचारों को बहुत ही अच्छे से प्रकट करते हो, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है, औपचारिक तरीके का होता है, और ये पोलाइट लैंग्वेज में हमें लिखना होता है, क्योंकि हम इसमें अपनी कोई ना कोई समस्या के बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं। तो application should be short and in a polite language। Application writing is an art and regular practice make good and correct applications। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए, लेटर्स और एप्लीकेशन की रचना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर पृष्ठ के बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद तथा पता लिखा होता है। इसके पश्चात अभिवादन सर या मैडम से करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ absence for 3 days। तो ये एप्लीकेशन हम सभी ने अपने स्कूल में लिखा ही होता है अपने प्रिंसिपल को। कभी ना कभी जब हम स्कूल में बीमार पड़ जाते हैं या कोई बात होती थी तो हम एप्लीकेशन लिखते थे। तो बस वही, टू द प्रिंसिपल डाइट आगरा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। आप अपने स्कूल का पता लिख सकते हो जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है। सर या मैडम, यहाँ पर रिस्पेक्टफुल्ली, ये तो इतना लिखना ही है। रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, इतना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। The doctor has advised me to take 3 days rest. I therefore request you to grant me 3 days leave of absence from diet from today. Thank you। यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है, यहाँ पर योर ओबीडियंटली XYZ। ठीक, इस तरीके से
ये एप्लीकेशन तो आपको लिखने आना ही चाहिए हमेशा हमेशा, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ आप अपने एग्जाम के लिए नहीं, आप हमेशा के लिए इसको, अगर आपको कहीं भी किसी को लेटर लिखना है तो ये इस तरीके का एक ढांचा आपको आना चाहिए। फिर है राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज आगरा, सर रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग to say that I am a regular student of class 10th of your college. I offered geography as one of my subjects, but I find it very difficult. I think I shall not be able to secure good marks in this subject. So I want to offer economics in place of geography and request you to permit this change. थैंक यू। यहाँ पर डेट मेंशन, यहाँ पर योर ओबीडियंटली XYZ अपना नाम, फिर अपने क्लास का नाम, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। यानी कि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट मुझे मिला, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि वो मेरे लिए बहुत टफ पड़ रहा है, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको चेंज करके मुझे इकोनॉमिक सब्जेक्ट दे दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? तो any of the forms of a verb which may be used to show the time of an action, a state or an event can be called a tense। यानी कि कोई भी काम भूत में हुआ है, भविष्य में होगा या वर्तमान में हो रहा है, ये जो हम अलग अलग वर्ब की फॉर्म होती है, यही क्या है? यही है एक तरीके से टेंस, जो टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई काम कब हो रहा है या हो चुका है या होगा, इन्हीं सब के बारे में टेंस हमें बताता है। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन इज वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस और ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एग्जांपल। तो सच अ सेंटेंस हैज हैविंग वन मेन क्लास एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर सरिता गोज व्हेन आई कम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दो क्लासेस में, सरिता गोज व्हेन आई कम, तो सरिता जाती है, मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। तो देखिए, द टीचर बिकम कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। फिर है, द टीचर पुट्स इक्वल emphasis on different parts of the plan which reduces the possibility of over emphasizing or ignoring a particular aspect of lesson। क्वेश्चन नंबर 52 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन है इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा, पिछले पार्ट में भी मैंने बार बार आप लोगों को बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छा लेसन प्लान बनाने का क्या तरीका या क्या फॉर्मेट है? द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर द फॉलोइंग, NCERT और इलेक्ट्रिक अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, हर्बर्टियन अप्रोच, RCEM अप्रोच या मॉरिसन अप्रोच और यूनिट अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की, यहाँ पर आप देखिए थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, और हैड का भी यूज हम इसमें करते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैड यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिस्कस द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। तो गुड लेसन प्लान के जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी। फिर है, गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला है, इट इज क्लेम्ड टू बी speediest and surest procedure of building up a vast vocabulary. It is based on the maxim of learning from known to unknown. It is economic and saves considerable time by offering a single equivalent word in the mother tongue instead of long definition or explanation. Question number 57 पे आते हैं, describe the pre-request of lesson planning।
तो डिस्क्राइब द प्री रिक्विसाइट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो प्री रिक्विसाइट्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड लेसन प्लान अ टीचर नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग प्री रिक्विसाइट्स। तो पहला है अ टीचर शुड हैव नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, देयर नीड्स, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस लेवल, परसेप्शन ईटीसी। यानी कि एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट किस चीज में है इसके बारे में पता होना चाहिए, बच्चे किस लेवल के हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इन सभी के बारे में शिक्षक को जब पता होगा तभी वो बच्चों के लिए अच्छा लेसन प्लान बना पाएंगे। फिर है अ टीचर मस्ट हैव थ्रो नॉलेज एंड गुड कमांड ओवर द कंटेंट ऑन विच लेसन प्लानिंग इज टू बी डन। अ टीचर मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट द थियरीज एंड principles of teaching and learning। फिर है a teacher should have prior information about the aims and objectives of education। इन सभी के बारे में जब शिक्षक को पता होगा तभी एक अच्छा लेसन प्लान बनेगा। Explain the kind of coordinate conjunction। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पर आप देखिए, इसको हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है कम्युलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा है इलेटिव। क्वेश्चन नंबर 59 है एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड। तो इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इंपॉर्टेंस इज स्पीच नॉट रीडिंग। दिस emphasis is based on the principle and fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech। So learning to speak a language to is always by the far the shortest road to learning and to write। In this way, we may say that the objective of direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established। यानी कि इसमें हम डायरेक्ट भाषा को बच्चों को सिखाते हैं, बोलना ही सिखाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच यानी कि बोलने को ही महत्व दिया जाता है। जितना अच्छा आप बोलोगे उतना ही अच्छा आप सीखोगे भाषा को, यही चीज इसमें है। क्वेश्चन नंबर 60 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर वॉज हो जाएगा और वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यही लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 62 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रीफर मिल्क डैश टी। तो प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। प्रीफर टू, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सभी के साथ टू आता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस ऑन माई सक्सेस। ये 2018 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 65 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास। तो यू वुड हैव पास्ड, यहाँ पर क्या होगा वुड हैव पास्ड, ठीक है। 2018 में ही पूछा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं व्हाट आर मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो व्हाट आर द मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए मेथड्स की अगर हम बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब अप्रोच की बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ठीक है। तो इन सभी की मदद से हम इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्वेश्चन नंबर 68 है राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विद एग्जांपल्स। तो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में देखिए सच अ सेंटेंस एज हैविंग 2 or more main clauses is called compound sentence। तो हरी goes and I came, यहाँ पर देखिए 2 clauses हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है explain the 2 merits and demerits of direct method। तो डायरेक्ट मेथड की अच्छाइयां क्या है। तो पहला है वर्ड्स taught in related situations leave everlasting impression on the mind of the students, ठीक है।
क्योंकि जो रिलेटेड वर्ड्स हम बच्चों को बता देते हैं किसी सिचुएशन में, वो उनके माइंड में बैठ जाते हैं और अगर उस तरीके की सिचुएशन उनके लाइफ में आती है तो वही सारे वर्ड्स उनको याद आ जाते हैं। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, यानी कि इसमें जो सेंटेंस होता है वही यूनिट ऑफ स्पीच होता है, यानी कि पूरा सेंटेंस ही बोला जाता है कंप्लीट। अब डीमेरिट क्या है? पहला है इसकी बुराइयों में क्या? दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग while a comparison with mother tongue is often desirable to eradicate persistent errors। फिर है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजिली अवेलेबल सो द मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल एंड टीचर्स। हर एक स्कूल के पास स्मार्ट क्लास नहीं होता है, हर एक स्कूल के पास टीवी नहीं होती है, या टेलीविजन नहीं होता है, या कंप्यूटर नहीं होता है, तो इसलिए ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड ये थोड़ा कॉस्टली होता है। सभी ऑर्डिनरी जो साधारण स्कूल वाले होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं हम, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। जैसे कि बोथ अगर आएगा तो वो एंड के साथ आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 72 है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, an account of, in opposition to, with regard to, for the sake of, instead of, on behalf of, with a view to, in the event और etc। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स में फ्रेज प्रीपोजिशन हमने देख लिया। अब हम डबल प्रीपोजिशन देखेंगे। तो आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बेनिथ, ये सब, ठीक है। फिर सिंपल प्रीपोजिशन में ऑफ, ऑन, इन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाई, फॉर, etc। फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में देखिए नॉट, विथ स्टैंडिंग, कॉन्करिंग, कॉन्सर्निंग, पेंडिंग, कंसीडरिंग, दे आर पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स यूज्ड एज प्रीपोजिशंस। फिर है कंपाउंड प्रीपोजिशन विदाउट, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बिसाइड्स, बेनिथ, below, across, between, etc। क्वेश्चन नंबर 73 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो he is writing a novel for 5 years, she has been writing a novel for 5 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पर द वर्च्यू होगा, THE, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ही इज इल डैश फीवर। तो ही इज इल विथ फीवर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2019 के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 77 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस वर्क केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। वॉक केयरफुली यानी कि ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पर मे की जगह पर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, तब ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है फिल इन द करेक्ट वर्ड। फिल द करेक्ट वर्ड। तो ही क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर। तो क्वेरल्ड के साथ आता है ओवर, तो ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ओवर यहाँ पर फिल होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसके बाद आपके सारे के सारे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे खत्म कर दिया, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी खत्म कर दिया। तो अच्छे से आप पढ़ डालिए। राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है? पत्र लेखन। लेटर राइटिंग रिफर्स टू अ कन्वेइंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन राइटिंग टू दोज हु आर अवे फ्रॉम अस। यानी कि जो हमसे दूर है, जो हमारे प्रियजन है, जिनको हम अपनी कोई गुड न्यूज देना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसको बताने के लिए हम उनको लेटर लिखते हैं। एवरीवन मे बी रिक्वायर्ड टू राइट लेटर sometimes or the other. Hence it is important to learn to write good letters as if it affects your relations with others as well as our business transactions। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आपने कर लिया है दोस्तों।
क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको आठों के आठों सब्जेक्ट के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको खाली नोट्स हम नहीं देते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी ये देख रहे हो जो आप, ये पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं अलग से, आपको इसको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब हम आपको देते हैं अपने ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे बताते रहिए, सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। यूट्यूब पर भी आपको सारे के सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।